Hello and welcome back to Hatke classes and we are going to do another video of crash course in macroeconomics. So I hope आप लोग सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास से मोटिवेटेड है, रहना भी चाहिए यार, नहीं हो तो अब हो जाओ. सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग्स फंक्शन क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, एमपीसी और एमपीएस के बीच में रिलेशन देखा था. आज की इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ब्रेक इवन पॉइंट्स. हम लोग शुरुआत करेंगे. हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है. वील ऑल्सो ट्राई टू कवर अप की सेविंग्स कर्व का डेरिवेशन, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और अगर वीडियो अलाउ करता है, टाइम अलाउ करता है, विल ऑल्सो गो फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? देखो, ब्रेक इवन पॉइंट का सीधा मतलब है, सिंपल मतलब है कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है. हमें पता है y इक्वल टू सी प्लस एस, तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था. अब अगर सेविंग्स जीरो हो जाए तो उस पॉइंट पे जहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल होगा, तो इसको आप बोलोगे ब्रेक इवन पॉइंट. यानी जितना आपका इनकम है उतना आपका कंजम्पशन है. ठीक है, 100 रुपये अगर आपका इनकम है और 100 कंजम्पशन है, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हो. ठीक है, अगर इस चीज को हम ग्राफिकली देखना चाहें तो बहुत सिंपल सी बात है. ये आपका हो गया कंजम्पशन कर्व, हमें पता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. ये कंजम्पशन कर्व है और ये आपका इनकम कर्व है. सो ये जो पॉइंट होगा जहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट. अब इसका न्यूमेरिकल पॉइंट से बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. आप एक एग्जांपल ले लो. अगर आपको कंजम्पशन दिया हुआ है, इफ योर कंजम्पशन फंक्शन इज 250 प्लस 0.75y, राइट. आपका कंजम्पशन फंक्शन है 250 प्लस 0.75y. अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि डिटरमाइन द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम. ब्रेक इवन पे इनकम कितना होगा? अब इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. बहुत सिंपल सी बात है कि हमें पता है एट ब्रेक इवन y और c इक्वल होता है, राइट. तो जब y और c इक्वल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि y विल बी इक्वल टू 250 प्लस 0.75, जो आपका ऊपर में कंजम्पशन फंक्शन है, यहीं से हम लेके आ गए, राइट. यही ब्रेक इवन पॉइंट होगा. अब क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में आ गए, तो आप y का वैल्यू इजीली निकालोगे. कैसे निकालोगे? y माइनस, आई एम जस्ट सॉल्विंग द इक्वेशन, और कुछ भी नहीं हो रहा है, इज इक्वल टू 250. तो 0.25y विल बी इक्वल टू 250. ऑटोमेटिकली y का जो वैल्यू है वो 250 डिवाइडेड बाई 0.25 हो जाएगा. हाँ या ना? विच विल बी अगेन वेरी सिंपल, 1000 करोड़. अगर ये सीआर में डेटा है तो ये 1000 करोड़ आंसर होगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है. सो अगर ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम डिराइव करने को आपका है, ऑल यू हैव टू डू इज y इक्वल टू सी के फॉर्मेट में डाल दो. अच्छा, अगर यहाँ पे इसी एग्जांपल में अगर कंजम्पशन फंक्शन की जगह सेविंग फंक्शन दिया रहता -250, हम यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं. c माइनस सी बार बन जाएगा -50 प्लस 0.25y. यू कैन इजीली डिराइव योर कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम द सेविंग फंक्शन. इस पे कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं जरा. सपोज करते हैं सेविंग फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस 0.25y, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा यार? देखो, सेविंग माइनस में दिया हुआ -100 प्लस 0.25y. सीधा हमें पता है ये माइनस सी बार यहाँ के सी बार बन जाता है, प्लस ये एमपीएस दिया हुआ. अगर एमपीएस 0.25 है तो एमपीसी कितना होगा? ऑब्वियसली 1 माइनस एमपीएस, मतलब 1 माइनस 0.25 इंटू वाई. सो आपका कंजम्पशन फंक्शन हो जाएगा 100 प्लस 0.75y. सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट कि आप कंजम्पशन फंक्शन से भी ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो, आप सेविंग फंक्शन से भी ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो. सो आई होप यू गॉट इट. और एक और भी तरीका है कि जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा वहां पे ऑब्वियस सी बात है जो सेविंग्स होगा वो जीरो होगा, राइट. सो अगर आपको डायरेक्टली भी निकालना है तो आप कहते हो कि अगर सेविंग्स, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हम लोग के पास जाते हैं, इस वाले क्वेश्चन में सेविंग्स अगर यहाँ पे मेरा दिया हुआ -250 प्लस 0.25 हमने डिराइव कर लिया यहाँ से, आप डायरेक्टली इसको जीरो पुट कर दो. सेविंग जीरो होगा तभी तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा. तो वो -250 प्लस 0.25y विल बी इक्वल टू 0. व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको दोबारा यही इक्वेशन मिल जाएगा और सेम आंसर मिल जाएगा. सो ये दोनों तरीका है हमारे पास ब्रेक इवन पे आने के लिए. बट इट इज आइडियल कि आप y इक्वल टू सी वाले कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट. सो मेरे ख्याल से ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आ गया होगा. क्लियर है? ओके. सो देखो यार, यूट्यूब में एक्चुअली पढ़ाने के लिए ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाता है, बट हुएवर इज वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम रियली ग्रेटफुल यू आर. एंड द सेकंड थिंग, मेरा पर्पस इस वीडियो बनाने का यही है कि तुम इकोनॉमिक्स को अच्छे से सीखो, जितना भी कॉन्सेप्ट अच्छे सीखो. अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है.
सो लेट्स लर्न एंड दिस वीडियो इज एक्चुअली फॉर एवरीबडी, जो भी जहां भी देख रहा है प्लीज सी दिस और प्लीज लाइक करो, है ना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे करते हैं। सो आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आपको समझ में आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट का न्यूमेरिकल समझ में आ गया, जो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम इनकम एंड कंजम्पशन कर्व, फ्रॉम इनकम एंड कंजम्पशन कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले सीबीएसई में 6 मार्क्स का आया करता था और करीब करीब हर साल ये रिपीट होता ही होता था। ये क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग सेविंग कर्व को ग्राफिकली डिराइव कर सकते हैं। ये एक्चुअली ग्राफिकली क्वेश्चन है, ग्राफिकली है, ग्राफिकली आप डिराइव करना आपको सेविंग कर्व फ्रॉम इनकम कर्व एंड कंजम्पशन कर्व। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, अभी विल स्टार्ट विद दिस वीडियो। कैसे डिराइव करते हैं, देखो एक बात समझो, सबसे पहला रिलेशन जो आपने समझा वो है y इक्वल टू सी। तो हम सबसे पहले इनकम कर्व और कंजम्पशन कर्व बना लेते हैं। ये कंजम्पशन की लाइन है, वी ऑल नो दिस इज कंजम्पशन एंड देन दिस इज योर इनकम। अभी हमने देखा है कंजम्पशन ही इनकम है। अब इसके थ्रू हमें क्या डिराइव करना है, वी हैव टू डिराइव सेविंग कर्व। ये नीचे हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ऊपर हमारा कर्व। ये डेरिवेशन आप एक बार में समझ जाओगे अगर ध्यान से देखोगे तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स का जरूरत पड़ता है। मान लो इस वाले ग्राफ में अगर मेरे को 2 पॉइंट्स मिल जाए तब मैं आराम से ड्राइव कर लूंगा। सो इन 2 पॉइंट्स को हमें कहां से ढूंढ के लेकर आना है, इनकम कर्व से और कंजम्पशन कर्व से। ये दोनों कर्व आपका इनकम कर्व और कंजम्पशन कर्व। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, हमने स्टडी किया है। अच्छा ये सी बार है, ये क्या है, सी बार है। तो देखो यहीं से दोनों पॉइंट निकल गए। पहला जो पॉइंट होगा, अगर मान लो मैं इसको मानता हूं ओ ए जो कि सी बार है, तो ऊपर वाले फिगर में लेट्स कॉल इट फिगर 1 एंड लेट्स कॉल इट फिगर 2। तो इन फिगर 1 जो सी बार है सेम माइनस सी बार फिगर 2 में होगा, क्योंकि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है वही डिस सेविंग होता है, बिल्कुल होता है। तो ये आपका जो पॉइंट आएगा यहां निकल के, ये आएगा माइनस सी बार। पॉइंट नंबर 1 आ गया, लेट्स कॉल इट ओ ए डैश, लेट्स कॉल इट ओ ए डैश। तो एक पॉइंट मिल गया मेरे को, ओरिजिन ऑफ सेविंग कर्व मिल गया। ओरिजिन ऑफ सेविंग कर्व कहां से मिला, मेरे को पता है ये सी बार है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस सी बार होगा। तो जितना पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऊपर बनेगा उतना ही नेगेटिव इंटरसेप्ट नीचे बनेगा। ये पहला पॉइंट हो गया, राइट। नाउ आई नीड द सेकंड पॉइंट। नाउ वी ऑल नो दैट y इक्वल टू सी एट ब्रेक इवन पॉइंट। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहां जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर ये मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, लेट्स ड्रॉ इट, तो इस पॉइंट पे सेविंग की वैल्यू क्या आएगी, लेट्स कॉल इट, अगर यहां पे बी डैश, इस पॉइंट पे सेविंग की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी। तो पहला पॉइंट ए डैश है, दूसरा पॉइंट बी डैश है। क्यों, दूसरा पॉइंट कैसे निकला, ब्रेक इवन से। पहला पॉइंट कैसे निकला, ऑटोनोमस कंजम्पशन से। नाउ सिंस वी हैव 2 पॉइंट्स, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं तो मैं ज्वाइन कर दूं ए डैश और बी डैश को, तो सेविंग कर्व डिराइव होगा कि नहीं होगा। दिस इज इट, बस इतना आपको करना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ऑल यू हैव टू डू इज डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम इनकम कर्व एंड कंजम्पशन कर्व। तो आपको बस सिंपल सी बातें करनी है कि ये डायग्राम बनाना है और दोनों पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं, और ये ए डैश और बी डैश। ये डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व का टॉपिक आपका हो गया, ठीक है। प्लीज रेफर टू बुक्स, ठीक है। एक बार आप देखेंगे बुक्स में तो आपको और भी डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो थर्ड टॉपिक है, एग्रीगेट डिमांड में इंपॉर्टेंट है, उसमें जाने से पहले एक अच्छा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। एक बार हम लोग दोबारा से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम अपने पास में है। सो आई विल गो टू पेज नंबर 1। अभी तक हमारे पास c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई था, s इक्वल टू माइनस सी बार था। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ चुका है जिसमें बोलते हैं y इक्वल टू सी, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। ये इन सारे चीजों को कंपाइल करके आपका एक सिंगल न्यूमेरिकल आएगा, बहुत आराम से बन जाएगा वो न्यूमेरिकल। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ गए। अब एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे हम लोग ट्राई करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को कंपाइल करने का, राइट। सो देखो यार, क्वेश्चन ऐसा है, मान लो कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है c इक्वल टू 100 प्लस 0.25y या 0.75y मान लेते हैं, ठीक है। अब आपके इस क्वेश्चन से बस इस डेटा से क्या क्या निकल सकता है वो समझ लो। इससे सेविंग्स कब आ जाएगा, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। कैसे, ये -100 हो जाएगा और ये प्लस 1 माइनस 0.5 मतलब 0.25y हो जाएगा। सेविंग कब बिल्कुल आ गया। इस एक डेटा में और क्या क्या दिया हुआ है, ये जो 100 है आपका, ये सी बार है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब 100 है, और ये जो -100 है क्या आपका डिस सेविंग है। क्या है ये डिस सेविंग, कितना है आपका
डिश सेविंग -100 है, जो कि -100 है, ऑब्वियसली डिश सेविंग आपका -100 है। इसमें आपका एमपीसी दिया हुआ है, हाँ सर बिल्कुल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एमपीसी? एमपीसी है 0.75। एमपीसी कितना है? 0.75। एमपीएस दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। एमपीएस कितना दिया हुआ है? एमपीएस है 0.25। सो एक डेटा में यानी एक इक्वेशन में इतने सारे इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब इसके अलावा आप क्या निकाल सकते हो? अब यहाँ कंफर्टेबली निकाल सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि आपको पता है y इक्वल टू सी होता है, और उस वाले इक्वेशन में जैसे हमने पहले किया, अगर आप वैसे सॉल्व करोगे तो यू कैन हैंडल इट। सो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है? सो यार ये कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं, लेट अस लर्न द अनदर कॉन्सेप्ट। ये एक पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल डन हो गया हमारा, और उसमें हमने ग्राफ भी कर लिया। अब अगला पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, देखो इससे पहले हम जितने भी क्लासेस हमने की, जो भी हमने समझा, उसमें हमने क्या समझा? y, c और s, इन तीनों वेरिएबल पर रिलेशन समझा। जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था, व्हाट डिड आई से वाज, क्या मैंने बोला था कि यार 4 वेरिएबल होते हैं, y, c, s और i। इन चारों का रिलेशन अगर आपको आपस में समझ में आता है तो आपको एग्रीगेट डिमांड पूरा समझ में आता है। अभी तक हमें 3 वेरिएबल्स का रिलेशन समझ में आ गया, y, c और s का। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर मॉडल में होता है c प्लस i, और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? c प्लस s, राइट? अब c प्लस s इज इक्वल टू y, तो ऑब्वियसली ये 4 वेरिएबल्स निकल के आ रहे हैं, y, c, s और i, इन चारों का आपस में रिलेशन। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अब सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता क्या है? तो देखो यार, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ, इन्वेस्टमेंट भी किस पे डिपेंड करता है? अगर मैं बोलूं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एक बात समझो, 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। बिफोर वी स्टार्ट दिस वी शुड अंडरस्टैंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला इन्वेस्टमेंट है ऑटोनॉमस। पहला क्या है? ऑटोनॉमस। और दूसरा इन्वेस्टमेंट है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, पहला होता है ऑटोनॉमस और दूसरा होता है इंड्यूस्ड। जब मैं वर्ड ऑटोनॉमस यूज कर रहा हूं, जैसे मैंने यूज किया था ऑटोनॉमस कंजम्पशन के अंदर, तो ऑटोनॉमस का मतलब होता है वो इंडिपेंडेंट है, किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम कमाने के लिए नहीं किया जाए, प्रॉफिट मोटिव के साथ नहीं किया जाए, वो इनकम जो है, इन्वेस्टमेंट जो है इनकम से इंडिपेंडेंट है, उसको ऑटोनॉमस बोलेंगे। जनरली क्या होता है, जैसे सोशल वेलफेयर के लिए, अब मान लीजिए गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल बनवा रही है, राइट, या गवर्नमेंट कोई सोशल वेलफेयर का काम कर रही है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में डाल रही है वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं डाल रही है। वो क्यों डाल रही है? वो सोशल वेलफेयर के लिए डाल रही है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को आप ऑटोनॉमस बोलोगे। इसमें क्या होगा, आप इन्वेस्टमेंट डालोगे भी तो भी इनकम पे असर नहीं पड़ने वाला, ये इंडिपेंडेंट है, इनकम हो नहीं हो गवर्नमेंट को करना ही करना सोशल वेलफेयर। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो डन विथ अ प्रॉफिट मोटिव होता है, मतलब आप प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो, आपका मेन मोटिव ही प्रॉफिट कमाना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका मेन मोटो ही प्रॉफिट कमाना है तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में जब आप ग्राफ बनाओगे तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इस तरह से जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ते चला जाएगा, ये इनकम है, ये वाई लिखते हैं हम इसको, और ये इन्वेस्टमेंट है, आपका इनकम बढ़ते चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ते चला जाएगा, ये इंड्यूस्ड है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मोटिव से किया जा रहा है, राइट। और ये जो ऑटोनॉमस है, क्योंकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इनकम से इंडिपेंडेंट है, इनकम से क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपका इनकम यहाँ पे है, y1 है तो भी इन्वेस्टमेंट वहीं पे है, y2 है तो भी इन्वेस्टमेंट वहीं पे है, y3 है तो भी इन्वेस्टमेंट वहीं पे है, क्योंकि ये क्या है, ऑटोनॉमस है। बट यहाँ क्या है, जब आपका इनकम y1 है तो इन्वेस्टमेंट देखो आपका i1 है, जब इनकम y2 हो गया तो इन्वेस्टमेंट i2 हो गया, और जब इनकम y3 हो गया तो इन्वेस्टमेंट i3 हो गया। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम लोग जो बात कर रहे थे, विल प्रोसीड कि इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। अब एक कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, मतलब अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डालेंगे, देखो समझो बात को, अब ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिस वीडियो के लिए ये बेसिक वीडियो बनाया गया फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कॉन्सेप्ट ये है, सपोज ये इकोनॉमी है,
अब इसके अंदर अगर हम लोग 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डालते हैं, राइट, तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कितना इनकम जनरेट करेगा, ये बहुत क्रूशियल है समझना। आप ऐसे समझो, सपोज करो गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये, बहुत स्मॉल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 10,000 रुपीज एक रोड डेवलपमेंट काम में लगाया, रोड बनाने के लगाया 10,000 रुपये। अब ये सोचो कि अगर वो 10,000 गवर्नमेंट ने लगाया तो क्या वो 10,000 इनकम जनरेट करेगा? इसको हम लोग समझेंगे जरा एक प्रोसेस से, ठीक है। आप स्मॉल एग्जांपल भी लेके समझ सकते हो, हम इसको 100 लेके भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक 100 लेके समझते हैं। गवर्नमेंट ने 100 इकोनॉमी के अंदर डाला, ये 100 लोगों को इनकम के रूप में मिला। आप वो रोड वाला एग्जांपल समझो, लेबर को पैसा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिलेगा, सीमेंट जो रोड में लगेगा उसको पैसा मिलेगा, लेट्स कॉल इट जो आयरन रॉड सप्लाई करता है या फिर और भी बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करता है उसको भी पैसा मिला, ठीक है। लेट्स कॉल इट लेबर को मिला 30 रुपीज, कॉन्ट्रैक्टर को मिला 20 रुपीज, सीमेंट वाले को मिला लेट्स कॉल इट 40 रुपीज, और यू कैन लेट्स कॉल इट 40 रुपीज, और बिल्डिंग मटेरियल को 10 रुपीज। ये आपका इन्वेस्टमेंट था जो गवर्नमेंट ने डाला, ये इन चारों लोगों को मिल गया। अब क्या होगा, यहां पे ये चीज स्टॉप नहीं करेगा, ये भी जाके स्पेंड 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 करेगा। अब ये कितना स्पेंड करेगा ये एमपीसी पे डिपेंड करेगा। इसीलिए एमपीसी बहुत क्रूशियल हो जाता है मल्टीप्लायर डिसाइड करने का, कितना टाइम्स इनकम इन्वेस्टमेंट आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो, आप सपोज करो एमपीसी 15% है, इजी एग्जांपल के लिए 15% है, ये इंसान 15 रुपए स्पेंड करेगा और 15 रुपए सेव करेगा, राइट। क्योंकि अगर आपका एमपीसी 50% है, एमपीसी कितना है मैं बोल रहा हूँ 50%, तो 50% अपने खर्च कर देगा। सिमिलरली यहां पे भी ये खर्च करेगा 10 रुपए और ये 10 सेव करेगा, ये भी करेगा 20 स्पेंड करेगा और ये 20 सेव करेगा, ये भी आपका 5 स्पेंड करेगा और 5 सेव करेगा, राइट। अब ये बात यहां भी नहीं रुकेगी, क्योंकि ये जो स्पेंड कर रहा है, अगर लेबर वो 15 स्पेंड कर रहा तो किसी को तो देगा ना। हो सकता है वो राशन वाले को दे देगा, ग्रोसरी शॉप को दे देगा, हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ एजुकेशन में दे दिया या फिर कोई टूरिज्म में कहीं खर्च करेगा, अलग अलग जगहों पे खर्च होगा इकोनॉमी में पैसा। अगेन चूंकि जहां ये पैसा आएगा और उस इकोनॉमी का एमपीसी 50% है, तो अगेन यहाँ पे 7.5 होगा, 7.5 होगा जो अगला सामने वाला खर्च करेगा। तो ये चेन ऐसे चलते जाएगा, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो आपका इन्वेस्टमेंट था 100 रुपया, बट वो कैसे मल्टीप्लाई हो, यहाँ भी 100 का इनकम देके चला गया, यहाँ भी उसके बाद कंजम्पशन से इनकम जनरेट हो रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एमपीसी पे, क्योंकि अगर यहाँ पे एमपीसी 100% होता, चलो इसी एग्जांपल में अगर हम लोग मान ले 100% होता, तो ये पूरा का पूरा 30 फिर नेक्स्ट 30 फिर 30 तो इन्फिनाइट टाइम मल्टीप्लाई होता जाता इन्वेस्टमेंट है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो अगर इसको हम फॉर्मूला बेसिस पे समझे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब है, अगर सपोज करो मेरे 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से, 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 400 करोड़ की इनकम जनरेट हो जा रही है, मतलब कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लायर हो जा रहा है। इसका मतलब मेरा मल्टीप्लायर कितना है, 4 है, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट यानी इज इक्वल टू 400 बाय 100, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जो इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमी के अंदर में मल्टीप्लाई होना, उसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बोला ये एमपीसी के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे इस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पहले इस फॉर्मूला, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एवरी कॉन्सेप्ट, बट जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब चूंकि ये एमपीसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए मल्टीप्लायर का वैल्यू होता है 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि ये कहां से आया, ये एक्चुअली आया है मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट से, जो मेन फॉर्मूला है। सो फॉर डेरिवेशन यू कैन रेफर योर बुक्स, बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू रिमेंबर कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/MPS। तो ये इसने हमारा काम आसान कर दिया। अब देखो हम लोग यहाँ समझ रहे थे इनकम और इन्वेस्टमेंट में रिलेशन, ये समझ में आया इनकम और इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लायर में रिलेशन। अब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कंजम्पशन फंक्शन है 250 प्लस 0.25y, तो अब यहाँ से आप ना केवल सेविंग फंक्शन निकाल सकते हो, पहले तो आप निकाल ही पड़ते थे सेविंग फंक्शन
ऑटोनोमस कंजम्पशन, डिस सेविंग, उसके बाद आप निकाल पाते थे क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप यहाँ से मल्टीप्लायर भी निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, आपको दिया हुआ है MPC, तो अगर MPC 0.25 है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू होगा 1/1 माइनस 0.25 विच इज इक्वल टू 1/0.75। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सिंपल सा, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज कीजिए कि एक इकोनॉमी का कंजम्पशन फंक्शन है C इक्वल टू 100 प्लस 0.75y, ये आपको दिया हुआ है। अब बोल रहा उस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया है, लेट्स कॉल इट, जो इन्वेस्टमेंट आया है वो आया है 400 करोड़। हाउ मच इनकम विल दी इकोनॉमी जनरेट, कितना इनकम इकोनॉमी जनरेट करेगी। बहुत सिंपल है, मेरे को पता है कि मल्टीप्लायर क्या होता है। अब यहाँ पे आपको देखो, मल्टीप्लायर से आप निकाल लोगे MPC से 1/1 माइनस MPC, मतलब 1/1 माइनस 0.75 विच इज इक्वल टू 1/0.25। ये कितना टाइम्स होगा, 4 टाइम्स, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। फेयर इनफ। तो अगर ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 400 करोड़ का है, यानी आप फॉर्मूला में डाल के भी देखो, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। वैसे आप डायरेक्टली भी कर रहे हो, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो कितना होगा, 400 इंटू 4 1600। यहाँ पे भी यही होगा, मल्टीप्लायर का वैल्यू आपका 4 आ गया, आपको चेंज इन इनकम मालूम नहीं है, सॉरी चेंज इन, एक सेकंड लेट मी रीड दिस, हाँ जी, चेंज इन इनकम की वैल्यू आपको पता नहीं है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको पता है वो कितना 100 है। सो अकॉर्डिंगली चेंज इन इनकम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400 है ना यहाँ पे, हाँ 400 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 1600 CR। तो ये है इफेक्ट पूरा मल्टीप्लायर का। तो हमने ये देखा कि मल्टीप्लायर MPC पर डिपेंड करता है। मल्टीप्लायर क्या होता है हमने इस वीडियो में समझा, हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी देखा, थोड़ा बहुत हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने का ट्राई किया। अब एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे विल एंड दिस क्रैश कोर्स, वो ये है कि यार इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तुमने देखा ये है 1/1 माइनस MPC, या फिर इसको बोल सकते हो, सॉरी MPC है ये, MPC यानी 1/MPS है। आपको ये समझना है कि जहां पे डिनोमिनेटर में MPS है तो जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर कम होगा, इसीलिए जब MPS बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू कम होगा, और जब MPC बढ़ेगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, तो जितना ज्यादा MPC होगा उतना कम MPS होगा। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि हमें पता है MPC प्लस MPS क्या होता है, 1 होता है। तो जितना ज्यादा MPC बढ़ेगा उतना MPS कम होगा, और जितना MPC बढ़ेगा उतना मल्टीप्लायर बढ़ेगा। वो जो एग्जांपल हमने लिया था, वो गवर्नमेंट रोड बनवा रही है, उसमें हमने ये समझा ना कि अगर पूरा का पूरा MPC समझ करो 1 रहता तो क्या होता, आप एक बार देख भी लो, अगर MPC 1 होता तो ये 100 जो है बढ़ता यहाँ 4 लोगों में, सपोज करो 30, 20, 40, 10, फिर ये पूरा का पूरा 30 स्पेंड कर देते, ये पूरा का पूरा 20 स्पेंड कर देते, ये 40 स्पेंड कर देते, ये 10 स्पेंड कर देते, ये बाकी लोगों का इनकम बन जाता, फिर ये लोग करते जाते। सो एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। सो बेसिकली MPC जो होता है वो अलग अलग इकोनॉमिक्स का अलग होता है। यही रीजन है कि डेवलप्ड इकोनॉमिक्स में MPC ज्यादा होता है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम करता है, इसी इकोनॉमी में MPC कम होता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कम करता है। लेकिन एक चीज जो बेसिक समझना है, एक लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि कभी कभी डेवलपिंग इकोनॉमिक्स का MPC ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, एसेट बिल्डअप बहुत ज्यादा हो रहा है। सो इट वैरीज फ्रॉम इकोनॉमी टू इकोनॉमी। तो आई होप इस वीडियो में आपको 3 चीजें समझ में आ गई। पहला ब्रेक इवन पॉइंट, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, और कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ये इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स आपके रिवीजन के लिए है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आपको इकोनॉमिक्स में अच्छा से अच्छा स्कोर है एंड यू रियली स्टडी इकोनॉमिक्स for your higher purposes. So thank you for watching the video. I really hope you liked the video, you understood the concept. The whole purpose is teaching, entertainment के लिए बाकी प्लेटफॉर्म से, मेरा प्लेटफॉर्म बस पढ़ाने के लिए. So thank you.